Welcome to the class of civics of class 10. This is chapter 2, part 5 video. You can open page number 26. In this very video, we will be discussing about military power, diplomatic power and legislative power, because we have discussed already the executive power in the last video, right? So, we will be discussing the military power first. In the military power, it says that President of India enjoys the following military powers. First, the Supreme Commander of the Defence Force. The President of India is the Supreme Commander of the Defence Force of India. तो प्रेसिडेंट जो होता है वो डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. बट दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. तो सुप्रीम कमांडर जो डिफेंस फोर्स का होता है वो पावर वो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के अकॉर्डिंगली इंजॉय करता है. करेक्ट. द प्रेसिडेंट हैज द पावर as to declare war and peace, but this power is regulated or controlled by the parliament. अब कभी भी अगर कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री के साथ वॉर का सिचुएशन हो या पीस का सिचुएशन हो तो वॉर डिक्लेयर करना या पीस को डिक्लेयर करना ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है. बट दिस अथॉरिटी शुड बी गाइडेड बाय द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट का उसमें डिसीजन का पीछे से बैकिंग होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट का डिसीजन मतलब लीगली वैलिड होगा. राइट. नेक्स्ट, सर्टेन एक्ट्स इन पावर ऑफ डिफेंस फोर्सेज. सर्टेन एक्ट्स ऑन द डिफेंस फोर्सेज. आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म एक्ट लाइक रेजिंग मनी फॉर द ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस फोर्सेज विदाउट द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर ऑफ मनी. अब डिफेंस फोर्सेज के ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए प्रेसिडेंट फंड रेज नहीं कर सकता. दिस इज अगेंस्ट द लॉ. नेक्स्ट, military power of the president says that appointment of defense chiefs is also done by the president. This comes under the military power of the president. In this it says the president appoints the chief of the three wings of the armed forces, that is army, navy and air force, according to certain rules and regulations. अभी तो एक सीडीएस का अपॉइंट होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत बने हैं. तो दिस ऑल द थ्री chief post of army and navy and air force are appointed by the president. So these comes under the military power of the president. So we have discussed the two powers of the president, that is the executive power and military power. Now we will discuss the diplomatic power. Under the diplomatic power, the president of India represents the nation in international conferences. Here it says president is the representative authority in the international conferences. जैसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें हमारे देश का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रेसिडेंट को ही भेजा जाता है. मतलब जैसे G27 या G20 या 7 देशों की मीटिंग में प्रेसिडेंट ही जनरली हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है. बट इन प्रैक्टिस प्राइम मिनिस्टर गोज देयर, बट इट इज़ मोर वायबल for the president to participate in such international conferences, as he has the diplomatic power to join such international conferences. Right. Next, diplomatic power of the president. He appoints Indian representative to represent in other countries and receive representative ambassadors and diplomatic envoys from other countries. अब जो एम्बेसडर्स होते हैं अंडर द डिप्लोमेटिक पावर, द एम्बेसडर्स टू डिफरेंट कंट्रीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एम्बेसडर करने का मतलब राजदूत, जो दूसरे देशों में राजदूत भेजे जाते हैं, हमारे देश के जो राजदूत दूसरे देशों में भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है. तो दिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट एंड द एम्बेसडर्स ऑफ द वेरियस कंट्रीज आर रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री. नेक्स्ट, he is empowered to make international treaties and agreements, but they must be made on the advice of his minister and ratified by the parliament. अब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह को साइन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, बट दिस शुड बी बैक्ड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट. राइट. So these all the features was related to the diplomatic power of the president. Next point is legislative power of the president. Under the legislative power, the president does not sit in the parliament, but he is an integral part of it because no bill can become a law without his assent.
अब प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। ये माइंड करने वाली बात है कि ही इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ his being the part of the parliament is that no bill can become a law unless and until it is signed by the president. This is the legislative power of the president. He exercises the following legislative power on the advice of the minister: summons, prorogues the parliament and dissolves the Lok Sabha. लोक सभा का अधिवेशन बुलाता है, उसका प्रथम सेशन को संबोधित करता है और उसके समापन सभा को भी प्रेसिडेंट संबोधित करता है, उसको डिसॉल्व, उसका विघटन भी प्रेसिडेंट ही करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू समन, प्रोड्यूस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट and dissolve the Lok Sabha. He can summon the joint sitting of the both houses of the parliament in case of deadlock between them. But 6 months should not intervene between the last sitting of one session and the first sitting of the next session. The president can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term on the advice of the prime minister. अब प्रेसिडेंट जो है वो लोक सभा को उसके नॉर्मल टर्म से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। तो ये तभी कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगा। Next, legislative power. The opening address and the right to send messages. The president addresses both houses of the parliament assembled together at the first session of each general election to the Lok Sabha, House of the People, and at the commencement of the first session of each year. The purpose of the president address is to announce the administrative policy of the government. जो first session को address करता है president, उसका main motto होता है कि president जो है वो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को अनाउंस करे, राइट, एंड टू होल्ड अ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन देम. द प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन एनी बिल, लेजिस्लेटिव और अदर मैटर्स. नेक्स्ट, द नॉमिनेटिंग मेंबर्स इन द हाउस. अब प्रेसिडेंट को ये भी लेजिस्लेटिव पावर है कि वो लेजिस्लेचर में सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय हिम इन बोथ द हाउसेज, राइट. सो हियर इट सेज both houses of the parliament consist of directly elected members, but the president has the power to nominate members to both house. दोनों हाउस में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बट प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी दोनों हाउस में भेज सकता है. To give adequate representation to certain communities and interests, he nominates 12 members to Rajya Sabha from among persons having special knowledge in literature, science, arts and social service. He nominates 2 members to Lok Sabha from the Anglo-Indian community if he feels that the community has not been adequately represented. अगर वो community adequately represented नहीं हो तो 2 एंग्लो इंडियन को लोक सभा में नॉमिनेट कर सकता है और 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है जिनको किसी खास फील्ड में जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल वर्क में अच्छा एक्सपीरियंस हो या डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी हो. Laying reports before the parliament. This is the next legislative power of the president. In this power, the president has the power to cause reports and statements to be laid before the parliament. They are budgets or the formal financial statement, reports of the finance commission of the backward classes. अब फाइनेंस कमीशन और बैकवर्ड क्लास कमीशन के रिपोर्ट को भी प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के समक्ष रखता है थ्रू इट रिप्रेजेंटेटिव, एंड ही ऑल्सो प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बजट का चर्चा कहीं भी संविधान में नहीं है. बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है. यू शुड माइंड दिस दैट बजट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So we have said that annual budget is also known as annual financial statement. Previous sanction to the legislature. According to the constitution, prior sanction of the president is required in the following matters. Introduction of money bills in the Lok Sabha. और मनी बिल को लोक सभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का सहमति लेना आवश्यक है. अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, नया स्टेट बनाना हो या किसी स्टेट का बाउंड्री को चेंज करना हो तो भी इसका प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट से लेना आवश्यक है. टैक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी टू द स्टेट्स. किसी स्टेट में नया टैक्स लगाना हो या टैक्स के मनी को स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो भी प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लेना आवश्यक है. द बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर करने के लिए भी प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लेना
आवश्यक है। नेक्स्ट इज एसेंट टू लेजिस्लेशन। A bill cannot become an act of the parliament unless and until it receives the presidential assent. When a bill is presented to the president, he may do the following, मतलब कि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट होना आवश्यक है। तो प्रेसिडेंट किसी भी बिल के साथ सर्टेन he can do certain things with the bill, उसके साथ बिल के साथ प्रेसिडेंट क्या क्या एक्ट, क्या क्या उसके बिल के साथ क्या क्या स्टेप ले सकता है। सर्टेन स्टेप्स दैट द प्रेसिडेंट कैन टेक रिगार्डिंग अ बिल। फर्स्ट, ही मे गिव हिज एसेंट, पहला कि वो एसेंट दे सकता है, अपना उसमें सहमति व्यक्त कर सकता है और वो बिल लॉ बन जाएगा। सेकेंड, ही मे रिफ्यूज टू गिव एन एसेंट, वो एसेंट देने से रिफ्यूज कर जाएगा तो वो बिल लॉ नहीं बनेगा। ही मे रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल for reconsideration with or without suggestion for the amendment if the bill is passed by the both houses of parliament with or without changes and the presented to the president he cannot withhold his assent, वो उस बिल में सुधार के लिए भेज सकता है। अगर वापस उसको फिर बोथ हाउसेज से भेज दिया जाएगा कि सुधार करके या बिना सुधार किए हुए, तो उसको प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट द प्रेसिडेंट कैन टेक रिगार्डिंग अ बिल in the matter relating to the bill becoming an act, right? So this was the assent of legislation. Powers to issue ordinance. Ordinance is an important power related to the legislative power of the president. Ordinance is an important power related to the legislative power of the president. Here it says the president can issue ordinance when the parliament is not in session. Ordinance तभी issue किया जाता है जब parliament session में ना हो। An ordinance is a command and has the force of law. Ordinance एक command है जो law के equivalent उसमें भी force होता है, मतलब it is equivalent to law. Ordinance एक तरह का law ही होता है, लेकिन ये command given by the president होता है। But all ordinance must be placed before the parliament immediately after it meets again. लेकिन ordinance उस समय issue किया जाता है जब parliament session में नहीं हो, लेकिन जैसे ही parliament session में आए ordinance को immediately उसको पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए। An ordinance ceases to operate 6 weeks after the commencement of the session of parliament. अगर 6 weeks के अंदर ऑर्डिनेंस पास नहीं होता तो वो खत्म हो जाता है। Unless they are approved by the parliament within this period. अगर 6 weeks के अंदर अप्रूव हो जाए तो ऑर्डिनेंस लॉ बन जाता है, अगर अप्रूव नहीं हो तो वो लॉ नहीं बन पाता। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज दैट assent to the state bill. A bill passed by the state legislature may be reserved by the governor of the state for the consideration of the president. The president can withhold assent of such bill. कुछ बिल है जो गवर्नर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए अपने पास रख लेता है और प्रेसिडेंट को भेजता है, प्रेसिडेंट वैसे बिल को अपने पास विथहोल्ड कर सकता है। तो दीज आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इन नेक्स्ट वेरी वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फाइनेंशियल पावर एंड अदर पावर्स दैट आर लेफ्ट इन दिस वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय।